गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, आज ये पार्ट 2 है, ठीक है, हिस्ट्री का क्लास 8 का। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो में आप पीछे जाकर के देख सकते हैं कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था क्लास 8 का जो हिस्ट्री का ये सेकेंड चैप्टर है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, है ना। इसमें हमने डिस्कस करा कि किस तरह से ट्रेड करने के लिए अलग अलग यूरोपियन कंट्री से अलग अलग लोग आते हैं और वो यहाँ पर ट्रेड के मकसद से आते हैं, चाहे वो पोर्तुगीज हो, डच हो, फ्रांसीसी हो या फिर ब्रिटिश हो, ठीक है। एंड देन किस तरह से वहां पर ट्रेड को लेकर के हर एक कंट्री के बीच में एक कंपटीशन हो जाता है, प्राइस की वैल्यू कम हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए सारे की कंट्री, सब जो कंट्री इस देश में आए उनमें एक कंफ्लिक्शन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से वॉर करने लगते हैं और एक दूसरे के शिप को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसके अलावा अपनी अपनी फोर्टिफिकेशन करने लगते हैं। एंड देन हम लोग इन चीजों के बारे में इससे पहले के पार्ट में ब्रीफ में जाना था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो चैप्टर है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, इसमें पार्ट 2 में द ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। सेकेंड पार्ट में अब हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से एंटर करती है और किस तरह से वो अपना धीरे धीरे यहाँ पर अपनी सत्ता को स्थापित करने में, या कह सकते हैं इंडिया को अपना कॉलोनी बना देते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था 1600 में क्या होता है, ब्रिटेन की कुछ कंपनियां होती है, उनको महारानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा एक रॉयल चार्टर प्रदान किया जाता है, जिसके तहत वो भारत में आकर के क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। और भारत में व्यापार करने की अनुमति उनको जहांगीर से मिलती है, जो उस वक्त 1600 ईस्वी में क्या था, दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, एम्परर था। कौन था? जहांगीर। तो जहांगीर से परमिशन मिल जाती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या की, इंडिया एंटर करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया उसने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में बनाना शुरू किया था। और क्या हुआ कि सूरत में वो चीज कंप्लीट नहीं हो पाई, किसी वजह से जो जहांगीर थे उन्होंने उसकी काम को रोक दिया था। देन उन्होंने क्या किया, फिर उनके आदेश से 1911 में, उससे पहले मसूलीपट्टनम की फैक्ट्री उनकी बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि पहली फैक्ट्री कौन सी थी जो भारत में एस्टेब्लिश की गई, तो सूरत थी। और अगर पूछा जाए कि पहली फैक्ट्री कौन सी थी जो बनकर भारत में पहले तैयार हो गई थी, तो वो मसूलीपट्टनम की थी, जो 1611 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई थी, है ना। तो फिर अब देखिए अब क्या होता है कि देखो कहानी को समझो, समझ में आ जाएगी सारी बातें कि किस तरह से वो इन चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। देखो होता क्या है कि औरंगजेब के बाद, है ना, औरंगजेब के बाद 1707 ईस्वी में मैंने बताया कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है, ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह जफर वहां का मुगल एम्पायर का शासक होता है और वो एक बेहद कमजोर शासक था, ठीक है। और उसके बाद जितने भी शासक आए 1707 से लेकर के आप 1757 तक देखोगे, जब प्लासी की युद्ध होती है तब तक, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, जो भी आते हैं कमजोर मुगल एम्पायर आते हैं और उनकी वो पावर नहीं रहती है जो इससे पहले के मुगल एम्पायर बाबर जहांगीर के समय में जिस तरह से उन्हें अपनी सल्तनत को कायम रखा, वो नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही वो देखते हैं कि मुगल सल्तनत अब कमजोर पड़ने लगी, आ तो रहे थे ये 1600 ईस्वी में ही, है ना। तो 1707 में जाकर के जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो ये देखते हैं कि मुगल एम्पायर कमजोर पड़ने लगे। ये क्या किए कि इकोनॉमिकली यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे, तो ट्रेड अपना एक्सपेंड कर रहे थे, है ना। तो ट्रेड, यहाँ का जो ट्रेड चल रहा था वो अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ की इकोनॉमी पे वो हावी हो चुके थे। यहाँ की इकोनॉमी पे हावी हो चुके थे, इसका मतलब ये है कि यहाँ से कच्चे रॉ मटेरियल्स ले जाते। मैंने बताया क्यों इंटरेस्टेड थे वो लोग यहाँ पर, कॉटन और सिल्क, क्या है उसकी बेस्ट क्वालिटी भारत में पाई जाती थी। और स्पाइसेस का सबसे बड़ा बाजार था, है ना। केरला को द स्टेट ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है, आपको पता है। और सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ आया था? केरल के कलिकट पर। तो ये जो तीन चीजें थी, मुख्य तीन चीजें थी जो भारत की ओर सारे के सारे यूरोपियन कंट्री का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, है ना। तो अब क्या होता है कि
कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एस्टेब्लिश होती है वो धीरे धीरे अपना ट्रेड करने लगती है। 1707 ईस्वी में क्या होता है कि औरंगजेब मर जाता है और जब मुगल सल्तनत कमजोर पड़ने लगती है तो अब ये क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पर इंटरफेयर करें पॉलिटिकली, ठीक है। लेकिन उससे पहले दिल्ली सल्तनत के कमजोर पड़ते ही क्या होता है कि जो अलग अलग छोटे छोटे प्रोविजंस होते हैं, आपने पढ़ा था, चाहे इससे पहले की क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भारत में बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी, लेकिन जब तक दिल्ली सल्तनत पावर में था, फुल पावर में था इन द सेंस, वो पूरी देश को क्या था, एक जगह एक साम्राज्य बना करके रखे हुआ था। लेकिन जैसे ही दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ती है, अब क्या होता है, जो छोटे छोटे नवाब होते हैं अलग अलग जगह के, चाहे आप हैदराबाद में जाकर के देखें, ठीक है, या फिर राजस्थान की तरफ चले जाए या फिर बंगाल की तरफ चले जाए, ठीक है, हर जगह क्या होता है, डिवीजन होने लगता है, इन द सेंस कि वहां के जो छोटे छोटे रूलर थे वो इंडिपेंडेंट, वो खुद को मुगल सत्ता से अलग करने लगते हैं। दैट मींस मुगल से अलग अपना, जैसे बंगाल का प्रोविजंस है तो बंगाल में कुलीवर्दी खां आया, उसने कहा कि मैं अलग से ही, ठीक है, मतलब ये मेरा जो है इंडिपेंडेंट एरिया होगा, मैं इस पे शासन करूंगा, किसी भी तरह का इस पर कंट्रोल मुगल एम्पायर का नहीं होगा। इस तरह से मुगल एम्पायर से भारत में क्या है, लोग हटने लगते हैं और छोटे छोटे प्रोविजंस में बढ़ जाते हैं। तो जैसे इतना बड़ा साम्राज्य जैसे ही टूटेगा और वो धीरे धीरे अलग होगा तो ऑब्वियसली है कि क्या होगा, वहां का जो पावर होगा, चाहे वो प्रॉपर उस प्रोविजंस की बात हो या फिर मेन दिल्ली सल्तनत की बात हो या फिर दिल्ली की बात हो, क्या होगा, पूरा का पूरा पावर जो है उसका धीरे धीरे क्या होगा, कमजोर होने लगेगा। यही बात यहाँ होती है और इन्हीं चीज का फायदा ब्रिटिशर्स उठाते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ती है और छोटे छोटे अलग पार्ट में बंटने लगते हैं प्रोविजंस, ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, उस अपना वो उस कमजोरी का फायदा उठा करके अलग अलग जगहों पर अपना प्रभुत्व अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, कायम करने लगते हैं। इससे नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे आप देखेंगे कि उसी बीच में क्या होता है, एंग्लो मराठा वॉर होता है महाराष्ट्र में, है ना, मराठाओं के बीच युद्ध होता है, तो एंड इधर बंगाल में युद्ध आरंभ हो गया, हो जाता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है, देन फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसके बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग लाइन बाय लाइन चलते हैं। क्या होता है देखो, अब सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई भी कंपनी आई तो वो क्या चाहेगी, सबसे पहले उसका जो उद्देश्य होगा वो होगा ट्रेड को एक्सपेंड करना, वो अपने ट्रेड को जितना ज्यादा एक्सपेंड कर सके, तो वो अपने ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए नई नई रणनीतियां बनाते हैं। और आपको मैंने इससे पहले बताया कि अलग अलग देशों के साथ कन्फ्लिक्शन के कारण उनमें क्या होता है, बैटल होते रहता है, जो उनके जहाजों को डुबोते रहते हैं और आर्म्स के बल पर ये क्या करते हैं, अपना ट्रेड करते रहते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं वो अपना ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए परसुएटेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर टू सेटल नियर फैक्ट्री, वो जो अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं वहां पर वो क्या करते हैं, उसके आसपास यहाँ के जो छोटे या बड़े मर्चेंट्स होते हैं और ट्रेडर्स होते हैं उनको कहते हैं कि आप हमारे फैक्ट्री के आसपास सेटल हो जाओ। क्यों, उन फैक्ट्री के आसपास जो छोटे छोटे व्यापारी सेटल होंगे तो उनका सामान भी इजीली क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है, और जो रॉ मटेरियल चाहिए वो छोटे छोटे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स उनको ला करके वो मटेरियल उनके फैक्ट्री तक पहुंचा देंगे। इसीलिए वो एक रणनीति अपनाते हैं और एक सेटलमेंट की व्यवस्था करते हैं अपने फैक्ट्री के आसपास, किनको, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को परसुएट करते हैं, उनको दैट मींस परसुएटेड मींस बहलाना, उनको वो बहलाते हैं। एक चीज और जो देखने वाली बात है कि 1651 में 1651 में, ठीक है, 1651 में क्या होता है, कोलकाता में एक फैक्ट्री स्थापित करती है। पहले तो मैंने बताया कि सबसे मेन क्या था, 1608 में सूरत में जब पहली बार उन्होंने आया था, लेकिन बंगाल प्रोविजंस में जब वो इंटर करते हैं तो 1651 में वो कोलकाता में अपनी एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं और उसी फैक्ट्री के आसपास इन मर्चेंट्स को वो क्या कहते हैं कि आप आ जाओ और हमारी फैक्ट्री के लिए सेटल हो जाओ। एंड दूसरी बात कि इन 1661 में क्या होता है, चार्ल्स सेकंड जो उस वक्त क्या होता है 1661 में वहां का राजा होता है चार्ल्स सेकंड, वो क्या करते हैं, पोर्तुगीज प्रिंसेस कैथरीन से शादी करते हैं। पोर्तुगीज प्रिंसेस कैथरीन से, आपको मैंने बताया सबसे पहले भारत में आए थे पोर्तुगीज, तो पोर्तुगीज का भी कई जगह पर भारत में कब्जा हो चुका था, दैट मींस वहां से वो ट्रेड करते थे। ट्रेडर्स का अपना एक मेन सेंटर उन्होंने बना रखा था, जैसे गोवा सबसे ज्यादा दिनों तक रहे थे गोवा में, है ना। इस सवाल भी पूछा जाता है कि सबसे पहले और सबसे बाद में जाने वाले भारत में से कौन, भारत में कौन यूरोपियन थे, तो सबसे पहले पुर्तगाल था जो सबसे पहले भारत में आया था और सबसे बाद में देश की आजादी के बाद 1662 के आसपास में, उसके बाद 60 के दशक में जाकर के क्या होता है, वो भारत को मतलब छोड़ करके गोवा को भी फ्री करते हैं, तो सबसे बाद में गोवा आजाद होता है हमसे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, तो अलग अलग जगह पे वो अपना ट्रेड सेंटर बना चुके होते हैं,
जिसमें से एक बॉम्बे भी होता है, मुंबई, जिसको आज हम लोग मुंबई कहते हैं, उस समय में वो बॉम्बे कहलाता था। तो बॉम्बे का क्या था, बॉम्बे का पर किसका कब्जा था, कोई पुर्तगाल का। तो क्या करते हैं कि 1661 में जो ब्रिटिश किंग होते हैं चार्ल्स सेकंड, वो मैरी करते हैं, शादी करते हैं किनसे, पोर्तुगीज प्रिंसेस कैथरीन से, और कैथरीन से शादी करने के बाद उनको डॉडी में क्या मिल जाता है, बॉम्बे, दैट मींस दहेज के रूप में उनको क्या मिल जाता है, बॉम्बे। एंड इन 1671 कंपनी एक्वायर्ड जमींदारी राइट्स, और 1671 में ठीक 10 साल के बाद, ठीक है, डेट याद रखिए, टाइम टू टाइम किस तरह से घटना होती है, और बार-बार एक ही चीज को जब आप पढ़ेंगे तो डेट ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो 1671 में क्या होता है कि कंपनी जमींदारी राइट्स को क्या करती है, एक्वायर कर लेती है, अपने अंदर ले लेती है। अब ये जमींदारी राइट्स होती क्या है, जमींदारी राइट्स एक्चुअली में होता था कलेक्ट द रेवेन्यू, कलेक्ट द रेवेन्यू, दैट मींस कह सकते हैं कि टैक्स को अपने पास कलेक्ट करने का जो राइट था, जो अधिकार था, वो पहले जमींदारों का था। जमींदार टैक्स वसूलते थे, और टैक्स वसूलने के बाद वो वहां के जो नवाब होते थे उनको देते थे, और जब तक नवाब दिल्ली सल्तनत से अलग नहीं हुआ था तो फिर वो टैक्सेस वहां पर भी पहुंचाए जाते थे। तो ये जो जमींदारी राइट्स थी 1661 में कंपनी, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी मींस समझिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर कर लेती है ये जमींदारी राइट्स। किसका किससे आ गया, किसके पास आ गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और इसके बाद 1717 में 1770 ईस्वी में क्या होता है, 1717 में फारुखसियर उस समय का क्या था, एक मुगल एम्पायर था, जिसने क्या किया कि एक कमीशन ग्रांट किया, सॉरी कंसेशन ग्रांट किया, उन्होंने कंसेशन दिया, और वो कंसेशन क्या था कि वो बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं टैक्स फ्री होकर। दैट मींस व्यापार के लिए जो व्यापार वो करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अब टैक्स नहीं लगेगी, ठीक है। बात को समझ, 1717 में फारुखसियर ने एक कंसेशन ग्रांट किया, जिस कंसेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की वो अगर बंगाल में आकर के ट्रेड करती है तो उनको किसी भी तरह का जो टैक्स होता था, चुंगी कहा जाता था, वो उनको पे नहीं करना पड़ता था, कहीं नहीं करना होगा। क्या चीज के बदले में, एवर 3000 रुपीज, ओनली 3000 रुपीज पर ईयर, ठीक है। दैट मींस एनुअली वो साल में अगर 3000 रुपए दे दे तो उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि वो अपना ट्रेड उसके बाद वो फ्री होकर के कर सकते हैं पूरे बंगाल में। तो ये राइट्स इनको मिल चुका था। अब देखो जब ये राइट्स मिलेगा तो अब क्या होगा, वो 3000 रुपए जो उनको साल में पेड करके वो देते थे, अब वो क्या करते थे, अब बंगाल में फ्री होकर के अपना ट्रेड कर सकते थे और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे, कहीं भी जा सकते थे बंगाल में, और बंगाल में ट्रेड करने के लिए वो फ्री थे, किसी भी तरह का उनको टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, इतने दिनों से अंग्रेज यहाँ रह रहे थे और वो जान रहे थे कि मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, तो उन्होंने अब क्या किया, ये जो उनको फारुखसियर के द्वारा ये कंसेशन मिला हुआ था, इसका उन्होंने मिसयूज करना शुरू किया। दैट मींस ये सबसे जरूरी बात जो है, ये जो कंसेशन था ये कंपनी को मिली हुई थी, बिल्कुल याद रखिएगा, ये कंसेशन कंपनी के लिए था। लेकिन क्या करते हैं, इस कंपनी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इन कंसेशन का यूज पर्सनल फायदे के लिए करने लगते हैं। कैसे, जैसे समझते हैं, कंपनी अगर कोई चीज कहीं से खरीदती है या बेचती है तो उनको टैक्स जो था वो पेड नहीं करना था, ये कमीशन ये बात कहती थी। लेकिन क्या होते थे, इसके ऑफिसर्स जाते थे और उनको पर्सनल सामान भी कुछ खरीदना हो, सपोज करो कोई ऑर्नामेंट खरीदना हो, कोई गहने खरीदने या कुछ भी खरीदना हो महंगा चीज, तो वो उन चीजों को खरीदते थे, बट उन पर जो टैक्स लगता था तो वो क्या करते थे कि वो फारुखसियर का फरमान दिखा देते थे। कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के द्वारा दिया गया फरमान है ना, फरमान होता है मतलब राजा का दिया हुआ, एक कह सकते हो, एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर कह सकते हो, जो उन्होंने लागू कर दिया, दैट मींस वही होगा। तो वो फरमान यही था, कंसेशन जो ग्रांट किया था वो एक तरह का फरमान था, तो वो दिखा देते थे और उन कंसेशन का यूज वो पर्सनल फायदे में करने लगे। इससे क्या हुआ कि अब धीरे धीरे वहां के जो बंगाल के नवाब थे उनको ये चीज अखरने लगा, इन द सेंस वो इन चीजों को रास नहीं आती थी। अब वो सोचने लगे कि ये चीज जो कर रहे हैं ये तो ये गलत कर रहे हैं, टैक्स भी नहीं पे कर रहे हैं, मैं और दिल्ली सल्तनत ने इनको कंपनी को दिया हुआ है ये कंसेशन और ये पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिल्ली सल्तनत से क्या होता है, सब पीछे हटने लगते हैं, दैट मींस उससे खुद को इंडिपेंडेंट रूलर अपने आप को घोषित कर देते हैं। इसी तरह
बंगाल में भी कुछ ऐसा ही होता है। और बंगाल में एक आता है, क्या नाम है, कुली खान, ठीक है। बंगाल में एक नवाब आता है, ठीक है, जिसके बंगाल का जो नवाब रहता है, जो कौन रहता है, मुर्शिद कुली खान, ठीक है। बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान, वो क्या करता है, बंगाल सॉरी दिल्ली सल्तनत से खुद को अलग कर लेता है। अब देखिए इससे आगे की कहानी, ठीक है। 1770 में फर्रुखिया समझ गए, इन्होंने एक कमीशन ग्रांट किया। अब क्या होता है, मैंने कहा कि ये जो मतलब इनको जो कमीशन मिला हुआ था, ये जो फरमान दिया हुआ था, कंसेशन मिला हुआ था, इस कंसेशन का ये मिसयूज करने लगते हैं। और बाद में जब दिल्ली सल्तनत से बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान, कौन था, मुर्शिद कुली खान, ठीक है, ये क्या करते हैं, दिल्ली सल्तनत से खुद को अलग घोषित करते हैं। और इसके कुछ ही दिन के बाद इसका सक्सीजर आता है, दैट मींस अगला उत्तराधिकारी कौन रहता है, वो अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान। और ये खुद को एक ये मुर्शिद कुली खान उससे अलग तो हो गए रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि अब भी कहीं ना कहीं मुगल सल्तनत का थोड़ा सा इन पर प्रभाव रहता है। लेकिन जब अलीवर्दी खान आते हैं तो अलीवर्दी खान कंप्लीटली अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर यानी कि बंगाल का इंडिपेंडेंट नवाब अपने आप को घोषित करते हैं। और उसके बाद अलीवर्दी खान अब क्या होता है कि वो एक स्ट्रिक्ट रूलर था, ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट नहीं था, अलीवर्दी खान भी स्ट्रिक्ट रूलर था। और इसके बाद सिराजुद्दौला आता है बेटा, इसके बाद जो आता है वो आता है कौन, सिराज उद दौला, ठीक है। तो सबसे पहले अलीवर्दी खान ने अपने आप को द इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल घोषित करता है। अब क्या होता है, इस पर किसी भी तरह का कोई भी पावर मुगल एम्पायर का, दिल्ली सल्तनत का नहीं रह जाता है। तो दिल्ली सल्तनत ने जो फरमान जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो बिना टैक्स पे किए हुए उस कंसेशन को उस फरमान के जरिए ट्रेड कर सकते थे, उसके लिए अलीवर्दी खान उसको मना कर देता है, ठीक है। कहते हैं अब ये फरमान दिखाने से भी आपको कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अब हम दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में नहीं है। आई एम द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द बंगाल, वो अपने आप को कहते हैं कि हम बंगाल के इंडिपेंडेंट रूलर है। अब अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो आपको टैक्सेस पे करने होंगे, आपको रेवेन्यू देना होगा। तो ये चीजें जो होती है, यहाँ से क्या होता है, एक कन्फ्लिक्शन फिर शुरू हो जाता है ब्रिटिशर्स के बीच में और बंगाल के नवाब के बीच में। उस कन्फ्लिक्शन का ही परिणाम होता है कि ये प्लासी का जो युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी, इसी की वजह से होती है। और हम देखते हैं अलीवर्दी खान के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं कि अलीवर्दी खान का कोई पुत्र नहीं होता, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी की जो पृष्ठभूमि है वो यहीं से तैयार होती है, प्लासी के युद्ध की। और किस तरह से ये ट्रेड उस युद्ध के लिए, मतलब उस युद्ध का एक कारण बनता है, ये हम समझते हैं कि अलीवर्दी खान के टाइम में अलीवर्दी खान ने क्या किया कि उनको ट्रेड करने से मना किया, मतलब बिना कंसेशन, ऐसा नहीं है कि मना कर दिया, बिना कंसेशन के, दैट मींस आप टैक्स पे करो, रेवेन्यू दे दो, फिर आप क्या करो, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रिफ्यूज द पे टू टैक्स, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रिफ्यूज किया टैक्स को पे करने से, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, कन्फ्लिक्शन शुरू हो गया, ठीक है। एंड देन लॉस ऑफ द रेवेन्यू ऑफ बंगाल। अब देखो क्या होता था, इसी की वजह से बंगाल के रेवेन्यू का क्या हुआ, लॉस होने लगा। उनको जो टैक्स आने चाहिए वो नहीं आ रहे थे, इससे पहले उनके कंसेशन फरमान के कारण, ठीक है। जो चीज फर्रुखिया ने उनको 3000 रुपए में दे दी थी, अब क्या किया, वो फर्रुखिया को तो 3000 रुपए दिल्ली सल्तनत को पहुंचाया करते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब यहाँ पर मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान ने खुद को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया, वैसे मुर्शिद कुली खान ने भी किया था, लेकिन पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो वो अलीवर्दी खान ने किया था, ठीक है। तो वो उन्होंने, तो अब ये जो टैक्सेस कह रहे थे पे करके या तो ट्रेड करना होगा, तो ये क्या करते थे, उससे पहले से ही टैक्सेस नहीं देते थे बंगाल को, 3000 रुपए सिर्फ यहाँ पर दे दिया करते थे, तो उसके रेवेन्यू में लॉस होता था। रेवेन्यू में लॉस होता था, इससे क्या होता था, वहां के नवाब को क्या है, फर्क पड़ता था कि बिना पैसे के ये लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, स्वाभाविक है, आपके घर के आसपास ही आपकी मकान भी कोई रहेगा, बिना आपको पैसे दिए अगर व्यापार करेगा तो आपको क्या लगेगा, है ना, एक फीलिंग आएगी ना, जबरदस्ती वो इस तरह से उनको रिफ्यूज कर रहे हैं, हमको ऑनर मानने से मना कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, देखो क्या यहाँ पर नियम था, जब भी बंगाल का या सिराजुद्दौला हो या फिर अलीवर्दी खान
हो। अगर कोई भी यहाँ पे नवाब बनता था तो उसकी ताजपोशी जब होती थी तो एक प्रचलन थी, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स होते थे वो आकर के उनको एक तरह से उपहार गिफ्ट देते थे, मतलब एक मुबारकबाद देना कि हाँ आप यहाँ के नवाब बने हैं, रूलर बने हैं, तो आपको ये चीज मुबारक हो, है ना। तो ये चीजें भी करना क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंद कर दिया। दैट सिंपल था कि ईस्ट इंडिया कंपनी सीधा सीधा रिफ्यूज कर रही थी, वो इनको मानने से मना कर रही थी, है ना। इसके बाद अलीवर्दी खान के बारे में बताते हैं। अलीवर्दी खान के कोई भी पुत्र नहीं था, तो उसका अगला सक्सेसर कौन होगा, उसकी 3 बेटी थी, ठीक है। तो 3 बेटी में सबसे छोटी बेटी का बेटा था सिराजुद्दौला। अपने जीते जी उन्होंने इसको बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, सिराजुद्दौला। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला इज आल्सो स्ट्रिक्ट रूलर या स्ट्रिक्ट नवाब ऑफ बंगाल। सिराजुद्दौला क्या था, एक स्ट्रिक्ट रूलर था, स्ट्रिक्ट नवाब था बंगाल का, और इन्होंने इन चीजों को कायम रखा और वो बिना टैक्स पे किए उन पर क्या करते थे, पैसे देने से अगर मना करते थे, बिना रेवेन्यू पे किए हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने से मना किया उन्होंने कहा कि आपको टैक्सेस पे करने ही होंगे तभी हम आपको यहाँ पर ट्रेड करने देंगे। बट क्या हुआ कि ये लोग बात नहीं माने और टैक्सेस देने से इन्होंने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। अब जो ये टैक्सेस देने से रिफ्यूज करते हैं, यहीं से एक पृष्ठभूमि तैयार होती है बैटल ऑफ प्लासी की, ठीक है। सिराज उद्दौला उस समय में बंगाल का नवाब था। आगे देखते हैं। सिराज उद्दौला, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, अब देखो सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी में, 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है, जब किसकी मृत्यु हो जाती है, अलीवर्दी खान की। 1756 ईस्वी में क्या होता है, अलीवर्दी खान का डेथ होता है और सिराजुद्दौला क्या बनता है, नवाब बनता है। इतनी बात समझ में आई। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है, उसके बाद सिराजुद्दौला नवाब बनता है। अब क्या होता है कि अपोज टू फोर्टिफिकेशन एंड पे द टैक्स, सिराजुद्दौला क्या करता है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, किसके, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, उनको कहते हैं कि उनका अपोज करते हैं। क्या करते हैं, उनका अपोज करते हैं, क्या चीज को लेकर के, तो फोर्टिफिकेशन एंड टैक्स। वो जो रिफ्यूज कर रहे थे टैक्स को पे करने में और जगह जगह जो किनाबंदी कर रहे थे, इसके कारण क्या करते हैं, सिराजुद्दौला उनको मना करते हैं, उसका अपोज करते हैं और कहते हैं इस तरह से हम आपको ट्रेड नहीं करने देंगे। अब क्या होता है कि सिराजुद्दौला इसके बाद ये भी कहते हैं कि आप पहले क्या अपोज करते हैं, देखो कारण देखो, सिराजुद्दौला ब्रिटिशर्स को अपोज करते हैं, उनके फोर्टिफिकेशन को लेकर, उनकी किलेबंदी को लेकर के, एंड देन टैक्स पे, और वो जो टैक्स नहीं पे करते रहते इसका अपोज करते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि सिराजुद्दौला ने कहा कि क्या चाहिए, उनके फोर्टिफिकेशन का जो वो अपोज कर रहे थे, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि आप किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं कर सकते, पॉलिटिकल इंटरफेयर, इससे भी मना किया, ठीक है। किसने, सिराजुद्दौला ने पॉलिटिकल इंटरफेयर से मना किया, किनको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो अब क्या होगा, ब्रिटिशर्स में एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें तो आरोप कर चुकी थी बिना टैक्स पे किए हुए, मुगल सल्तनत के टाइम में जो फर्रुखियत ने फरमान जारी किया था बिना टैक्स का उनको व्यापार करने का, अब उनको अगर टैक्स देना पड़ेगा तो वो उनको क्या फर्क पड़ेगा, रास नहीं आएगा उनको वो चीजें, तो वो अब इनसे मना किए। तो लास्टली सिराजुद्दौला ने क्या किया कि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है इतिहास का, 20 जून 1756
1756 20 जून 1756 ईस्वी को, ठीक है। एक घटना है जिसका नाम है ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल। ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल, ब्लैक होल की घटना। एक मिनट, ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल क्या हुआ? 20 जून 1756 को ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल की घटना होती है। इसमें बहुत सारे इतिहासकारों में अपना अपना अलग अलग मत है। कोई कहते हैं कि ये घटना हुई थी और कोई कहते हैं कि ये घटना नहीं हुई थी, ये बस ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ये घटना थी क्या। अगर इसकी चर्चा हुई तो ये बात क्या थी, ठीक है। देखो, सिराजुद्दौला क्या करते हैं, अपने 3000 सोल्जर्स के साथ, अपने 3000 सोल्जर्स के साथ एक जगह था बंगाल में, कासिम बाजार, ठीक है। यहां पर जाते हैं और यहां पर जो अंग्रेजों की फैक्ट्री होती है उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने टैक्स पे करने से मना किया। फोर्टिफिकेशन के लिए इन्होंने कहा कि आप किसी भी जगह की किलेबंदी नहीं कर सकते हैं, बावजूद ये वो कर रहे थे। इसके अलावा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी करने लगे थे। तो इन्होंने क्या किया कि 3000 सैनिकों के साथ वहां पर गए, वहां पर कासिम बाजार एक जगह की, कासिम बाजार गए और वहां जाकर उन्होंने उनके फोर्टिफिकेशन जहां पर था, उनकी फैक्ट्री थी जहां किलेबंदी करके रखे थे, उसको घेर लिया। और कहा जाता है कि 146 ब्रिटिशर्स को उन्होंने वहां पर कैद किया और एक छोटा सा कमरा, इसको ब्लैक होल की घटना इसीलिए कहते हैं कि एक छोटे से कमरे में उन्होंने लगभग 146 लोगों को बंद करके रखा, ठीक है। और ये जो बंद करके उन्होंने बहुत दिनों तक रखा और इसमें लगभग मतलब कह सकते हो कि एक छोटे से कमरे में जिसमें तकरीबन 50 आदमी भी सही से नहीं रह पाते, खड़े भी नहीं हो पाते, उस जगह पे उन्होंने 146 को एक साथ बंद कर दिया एक अंधेरे कमरे में। और यही घटना जो है इतिहास में ब्लैक होल के नाम से, ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल इन कोलकाता, इस घटना के नाम से ये प्रसिद्ध थी। और इसमें कुछ एक लोग, लगभग 20 के आसपास लोग बच गए थे, जिसमें से एक थे हॉलवे, ठीक है, याद रखिएगा ये नाम हॉलवे। इन्होंने ही जब ये यहाँ से जिंदा निकले तो इन्होंने ही इस घटना का सबसे पहले जिक्र किया था कि इस तरह की बात हुई थी। ये चीज इन्होंने अपने गुप्त तरीका से किया, जब तक इन्होंने इन सबको बंद करके रखा कोई नहीं जान पाया। और जब हॉलवे बाहर आता है तो वो इस चीज के बारे में बताता है। कुछ इतिहासकार का ये भी मानना है कि ये एक युद्ध को तैयार करने की पृष्ठभूमि थी कि कोई बहाना तो चाहिए ना युद्ध लड़ने के लिए, कुछ तो चाहिए। कुछ तो अंग्रेज कहते हैं कि यहाँ के नवाब ने हम लोगों के साथ ये गलत किया तो इसकी वजह से मुझे युद्ध करना पड़ा। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी वजह से इन्होंने ये कह सकते हैं कि ये मनगढ़ंत कहानी थी कि ये जो था ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल, इसके बारे में मतलब उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई ताकि उन्हें उनसे युद्ध करने का एक बहाना मिल जाए, ठीक है। और ये बात जो यही तत्कालिक कारण था उस वक्त का जिसने बैटल ऑफ प्लासी को जन्म दिया। तो आपने देखा ट्रेड से, एक व्यापार से कहानी शुरू होती है और ये एक युद्ध तक पहुंच जाती है। ये जो युद्ध होता है इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बैटल ऑफ प्लासी, ये जो मैंने पूरी की पूरी कहानी अभी बताई, इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से ये जो व्यापार था, ये व्यापार क्या चीज का कारण बना बेटा? इस युद्ध का कारण बना। किस तरह से भारत में अंग्रेजों की एंट्री हुई, किस तरह से उन्होंने अपना जो था ट्रेड उसको एक्सपेंड किया, एंड देन किस तरह से 1616 ईस्वी में उन्होंने पुर्तगाल की जो रानी थी प्रिंसेस कैथरीन, उनसे शादी की और दहेज के रूप में क्या पाया उन्होंने?
दहेज के रूप में उन्होंने बॉम्बे को पाया। फिर 1661 में जाकर के वो क्या करते हैं कि जमींदारी राइट जो है उसको अपने हाथ में ले लेते हैं। 1717 ईस्वी में फर्रुखिया के द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है, मतलब एक कंसेशन ग्रांट होता है, जिसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कहीं भी बिना टैक्स पे किए हुए अपना ट्रेड कर सकती है। बदले में उन्हें सिर्फ दिल्ली सल्तनत को कितने रुपए देने थे? 3000 रुपए पर मंथ देने थे। ये बात दिल्ली सल्तनत तक की थी। इसके बाद जो कहानी शुरू हुई वो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये प्लासी की युद्ध की पृष्ठभूमि किस तरह से तैयार हुई इसके बारे में कि मुर्शिद कुली खान वहां का एक स्वतंत्र नवाब घोषित करता है, जो मुगल एम्पायर से खुद को अलग बिल्कुल कर लेता है, और मेनली इंडिपेंडेंस रूलर अलीवर्दी खान आता है, जो बिल्कुल ही क्या होता है, बंगाल मुगल एम्पायर से खुद को अलग करके एक इंडिपेंडेंट रूलर या नवाब ऑफ बंगाल अपने आप को घोषित करता है। और 1756 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है अलीवर्दी खान की, तो उसके तीसरे सबसे छोटी बेटी का जो बेटा होता है सिराजुद्दौला, उसको अपनी मृत्यु से पहले वो क्या करता है, नवाब घोषित कर चुका होता है। और 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है, और वो एक स्ट्रिक्ट रूलर होता है जिसने क्या किया कि किसी भी तरह का व्यापार करने से, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स को मना किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको न टैक्स पे कर रहे थे। उन्होंने फोर्टिफिकेशन का भी अपोज किया कि फोर्टिफिकेशन जो किलेबंदी कर रहे थे जगह जगह, उसका भी अपोज किया। इसकी वजह से उनको ट्रेड करने के लिए जो है उन्होंने मतलब मना किया। एंड देन ब्लैक होल की जो घटना मैंने बताया 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी, उस ब्लैक होल की घटना में क्या हुआ कि कासिम बाजार में जो उनका फैक्ट्री था वहां पर वो लगभग 3000 सैनिक के साथ सिराजुद्दौला जाते हैं और उसको घेर लेते हैं, और लगभग 146 लोगों को उसमें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद बाहर कौन आते हैं? हॉल पे, जो इस घटना के बारे में सबसे पहले बताते हैं। और इस तरह से अंग्रेजों को एक बहाना मिल जाता है युद्ध का, और ये पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड हमको उम्मीद है, आई होप कि यू आप जितने भी हैं आपको ये चीजें पूरी की पूरी इतिहास एक कहानी के तौर पर अच्छे से समझ में आई होगी। और अब आपको इतिहास बहुत ही भारी या फिर बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगेगा। एक इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़िए और इसको जानने की कोशिश करिए कि हमारा अतीत जहां से हमारी पूर्वज चली थी और आज तक का जो वो इतिहास है, वो कहानी है, वो क्या है। ठीक है, तो हमने देखा इस कहानी इसमें कि द फ्रॉम टू टेरिटरी में यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर को डिस्कस करेंगे।